अपने घर की छत पे आपको कौन सा सोलर पावर प्लांट इंस्टॉल करना चाहिए? जी हाँ फ्रेंड्स, यही है आज के वीडियो का हमारा टॉपिक। दिस इज श्वेता मिश्रा, अ सोलर एंटरप्रेन्योर एंड अ नेचर लवर। तो आइए जानते हैं कि किस तरीके का सोलर पावर प्लांट आपको चूज करना है और कैसे चूज करना है। साथ ही साथ इस वीडियो में बने रहिए, हम ये भी जानेंगे कि अपना सोलर पावर प्लांट इंस्टॉल करते वक्त किन कॉमन मिस्टेक्स को अवॉइड करना चाहिए। तो सबसे पहले बात करते हैं कितने टाइप ऑफ सोलर पावर प्लांट्स होते हैं, तभी आप अपना सोलर पावर प्लांट डिसाइड कर पाएंगे, इंस्टॉल कर पाएंगे। तो सबसे पहला टाइप है ऑन ग्रिड सोलर पावर प्लांट्स, दूसरा ऑफ ग्रिड और तीसरा हाइब्रिड। तो आइए ऑन ग्रिड सिस्टम के बारे में सबसे पहले समझते हैं। ऑन ग्रिड सिस्टम में सामने पिक्चर में आप देख सकते हैं, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर कोई बैटरी नहीं लगी हुई है। बैकअप के लिए, स्टोरेज के लिए कोई बैटरी बैंक यहाँ पर नहीं लगा हुआ है। तो ये सिस्टम कैसे काम करेगा और इसका फायदा क्या है? सोलर मॉड्यूल्स सनलाइट को इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट करके इन्वर्टर के द्वारा एसी में ट्रांसफॉर्म करता है, क्योंकि हमारे घर के जो अप्लायंसेस होते हैं वो एसी पे चलते हैं और सोलर मॉड्यूल्स डीसी प्रोड्यूस करके देता है। तो हमारे डे टाइम में अप्लायंसेस रन करेंगे यूजिंग द इलेक्ट्रिसिटी कमिंग फ्रॉम द सोलर सोर्स एंड बची हुई एक्स्ट्रा इलेक्ट्रिसिटी ग्रिड को फीड हो जाती है। सपोज 10 यूनिट जनरेशन हो रहा है बट आपके अप्लायंसेस ने 8 यूनिट्स ही यूज़ करा, तो बची हुई एक्स्ट्रा 2 यूनिट्स ग्रिड को फीड हो जाएगी। नाइट टाइम में जिस समय सनलाइट अवेलेबल नहीं है, उस टाइम आपके अप्लायंसेस पूरे ग्रिड पे चलेंगे। ओके, सो दिन भर की कैलकुलेशन ये आपका मीटर करेगा। ये मीटर भी साधारण मीटर नहीं होता है, उसकी जगह बाई डायरेक्शनल मीटर का इस्तेमाल होता है, या इसको हम नेट मीटरिंग सिस्टम भी बोलते हैं। इसका काम है ये कैलकुलेट करके बताना कि आपके सोलर मॉड्यूल्स ने कितना प्रोड्यूस किया, उसमें से कितने यूनिट्स आपके अप्लायंसेस ने कंज्यूम किया, कितने यूनिट्स आपने ग्रिड को फीड किया, अगेन रात में कितना ग्रिड से लिया, कितना लेन देन बेसिकली पूरा किया। डिफरेंस ऑफ यूनिट्स को ये मीटर बताता है और ये डेली बेसिस पे कैलकुलेशंस होती हैं, और एट द एंड ऑफ द मंथ जितनी भी इलेक्ट्रिसिटी आपने ग्रिड से यूज़ करी होगी और जितनी भी इलेक्ट्रिसिटी आपने सोलर मॉड्यूल से प्रोड्यूस करी होगी, जो डिफरेंस ऑफ यूनिट्स आएगा बिजली विभाग से, जितना एक्स्ट्रा यूनिट आपने यूज़ करा होगा, सिर्फ उसी का बिजली का बिल आपको पे करना होता है। तो क्या फ़ायदा हुआ ऑन ग्रिड सिस्टम का? सबसे पहला फ़ायदा ये कि आपके इलेक्ट्रिसिटी के बिल में बहुत ज़्यादा बचत हो जाती है। एंड यू नो कि मनी सेविंग इज इक्वल टू मनी अर्निंग। तो यही फ़ायदा होता है इसमें। और दूसरी बात, ये उन जगहों पे आप इंस्टॉल कर सकते हैं जहाँ पर ग्रिड की सप्लाई मैक्सिमम टाइम रहती है। ऐसा क्यों? क्योंकि जैसे ही ग्रिड की पावर कट होगी, आपका ऑन ग्रिड सिस्टम भी आपको पावर देना बंद कर देगा। आई मीन टू से सोलर से जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो रही है उसका भी इस्तेमाल आप नहीं कर सकेंगे, क्योंकि जो ऑन ग्रिड इन्वर्टर्स होते हैं उसमें एक फीचर होता है दैट इज एंटी आइलैंडिंग सिस्टम। इसके तहत जैसे ही ग्रिड की पावर कट होगी, आपका इन्वर्टर आपके सोलर से प्रोड्यूस हो रही पावर को भी कट कर देगा, और उस समय आपका अप्लायंस ना तो सोलर से चल रहा होगा ना ही ग्रिड से चल पाएगा। तो उतने समय के लिए आपको एक एक्स्ट्रा बैकअप प्लान करना पड़ेगा। इसीलिए ये सजेस्टेड होता है कि जिन शहरों में या जिन जगहों पे इलेक्ट्रिसिटी की मैक्सिमम सप्लाई आती रहती है मेन ग्रिड से, वहीं पर ये सिस्टम रिकमेंड किया जाता है। ओके, तो ये हो गई ऑन ग्रिड की बात। दूसरी बात, नेट मीटरिंग सिस्टम के बारे में मैंने आपको बता दिया। इसका एक और एडवांटेज है, क्योंकि इस सिस्टम में बैकअप के लिए बैटरीज नहीं प्लान करी गई हैं, आपका ग्रिड ही एज ए बैकअप काम कर रहा है, इसलिए इस सिस्टम की जो ओवरऑल कॉस्टिंग है वो काफ़ी कम हो जाती है। तो इसका फ़ायदा ये होता है कि आपका पे बैक पीरियड काफ़ी लेस होता है, आपका जो रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट है वो काफ़ी कम समय में वापस आ जाता है। ठीक है, और डिसएडवांटेज बस मैंने आपको बता ही दिया कि एंटी आइलैंडिंग प्रोटेक्शन के तहत, क्योंकि ग्रिड की पावर कट हो गई, कोई वहाँ पर काम कर रहा है इलेक्ट्रिशियन, और आप यहाँ से सोलर की बिजली भेज रहे हो, तो उसको शॉक लग सकता है, हार्म हो सकता है, इसीलिए ये प्रोटेक्शन यहाँ पर इनबिल्ट होता है। तो ये हो गई इसकी ऑन ग्रिड सिस्टम की बात। दूसरा, ऑफ ग्रिड सिस्टम के बारे में अगर बात करें, दूसरे तरीके का ये सिस्टम है जिसको आप प्लान कर सकते हो, चाहे आपके पास ग्रिड की बिजली अवेलेबल हो चाहे ना अवेलेबल हो, ऑफ ग्रिड सिस्टम आप कहीं पर भी प्लान कर सकते हैं। अब सामने आप पिक्चर में देख रहे होंगे, ग्रिड कनेक्टेड है, बैटरी भी कनेक्टेड है और सोलर
पैनल से बिजली प्रोड्यूस हो रही है, आपके अप्लायंसेस भी रन हो रहे हैं, जो भी एक्स्ट्रा बिजली बचती है उससे आपकी बैटरी भी चार्ज होगी, और प्लस अगर सोलर से कम पड़ जा रही है बिजली बैटरी को चार्ज करने के लिए या अप्लायंसेस को चलाने के लिए, और आपके यहाँ मेंस अगर कनेक्टेड है, तो आप उसका इस्तेमाल करके भी अपने अप्लायंसेस को ईजिली रन करा सकते हैं। तो ये तो हो गई बात ऐसी जगहों की, उन लोकेशंस की जहाँ पर ग्रिड की पावर अवेलेबल है। जहाँ पर अवेलेबल बिल्कुल भी नहीं है ग्रिड की पावर, वहाँ पर आप इसको हटा भी सकते हैं, स्किप भी कर सकते हैं। सोलर से ही पूरा जनरेशन करके बैटरी भी चार्ज करिए और लोड को भी चलाइए, कोई परेशानी वाली बात नहीं होने वाली है। तो ये दोनों तरीके के ऑफ ग्रिड सिस्टम्स के ऑप्शंस इसमें अवेलेबल हैं। मैंने आपको दो सिस्टम्स के बारे में बताया, एक में मेंस कनेक्टेड होते हैं और एक में मेंस कनेक्टेड नहीं होता है, रिमोट एरिया है जहां पर इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई नहीं है, तो दैट इज कॉल्ड स्टैंड अलोन सिस्टम। और अगर मेंस से भी कनेक्टेड है, सोलर भी है आपके पास, तो दैट इज समटाइम्स कॉल्ड ऑफ ग्रिड हाइब्रिड सिस्टम। तो जहां पर ग्रिड अवेलेबिलिटी है वहां पर मेनली जो हमारा इन्वर्टर काम करता है उसको प्रायोरिटी दी जाती है एसपीजी एल्गोरिथम की, सोलर बैटरी ग्रिड। यानी कि ड्यूरिंग सनशाइन आवर्स जब इलेक्ट्रिसिटी सोलर से जनरेट हो रही है, तो आपके अप्लायंसेस सोलर से प्रोड्यूस करी गई इलेक्ट्रिसिटी पे रन करेंगे। एंड इफ बैटरी की एक प्रॉपर्टी होती है कि बैटरी 100% चार्ज हो, तो उसका टोटल 100% आपको यूटिलाइज नहीं करना होता है अप्लायंसेस को रन कराने के लिए। उसकी एक डीओडी होती है, मेंशन्ड होती है बाय द मैन्युफैक्चरर। सपोज किसी बैटरी की डीओडी मेंशन्ड है 70%, तो 70% से नीचे आपकी बैटरी डिस्चार्ज नहीं होनी चाहिए। तो अकॉर्डिंग टू दिस सिस्टम, जैसे ही आपकी बैटरी डीओडी पे पहुंचेगी वैसे ही प्रायोरिटी हो जाएगा बैटरी को चार्ज करना। तो ग्रिड से बैटरी चार्ज होने लगेगी इफ देयर इज नॉट सफिशिएंट पावर अवेलेबल फ्रॉम द सोलर। अगर सोलर से अवेलेबल है तो बैटरी प्रायोरिटी हो जाती है चार्ज करने के लिए। तो आपकी बैटरी चार्ज होगी, साइमल्टेनियसली आपका लोड भी चलेगा, एंड इस तरीके से ये मैकेनिज्म चलता है। अब ऑफ ग्रिड सिस्टम का एडवांटेज ये है कि जैसे ऑन ग्रिड में पावर कट हो जाता था तो आप सोलर का जनरेट किया गया पावर यूटिलाइज नहीं कर पा रहे थे, बट इसमें ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। पावर कट हो जाती है तो यू कैन यूज द एनर्जी सेव्ड इन द बैटरीज ऑल्सो। तो ये एडवांटेज है, और ये उन जगहों पे आप यूज कर सकते हैं जहाँ पर ग्रिड की पावर थोड़ी ज़्यादा टाइम के लिए कट होती है या इनफैक्ट अवेलेबल नहीं भी है, तो आप ऑफ ग्रिड सिस्टम्स पे स्विच कर सकते हैं और इसका एडवांटेज ले सकते हैं। हाइब्रिड सिस्टम्स का मतलब है, हाइब्रिड वर्ड का मतलब है अगर आपने अपने अप्लायंसेस को चलाने के लिए एक से ज़्यादा सोर्स का इस्तेमाल किया, यानी कि सोलर तो यहाँ पर हम यूज़ कर ही रहे हैं, सोलर के साथ अगर आपने एक एक्स्ट्रा सोर्स ऐड किया अपने लोड्स को, अपने अप्लायंसेस को चलाने के लिए, देन इट इज़ कॉल्ड अ हाइब्रिड सिस्टम। जैसे कि सोलर के साथ आपने कोई डीजी सेट सिंक्रोनाइज कर लिया, इंटीग्रेट कर लिया, आपने कोई विंड सिस्टम या कोई अदर पावर सोर्स को इंटीग्रेट करके और उसको एक सिस्टम से अपने अप्लायंसेस को रन कराया, तो दिस इज कॉल्ड अ हाइब्रिड सिस्टम। और प्रॉपर डिजाइनिंग को फॉलो करते हुए ये सिस्टम्स हम डिजाइन कर सकते हैं ताकि हमारे अप्लायंसेस चल सके एक से ज़्यादा सोर्स को अपनाकर। इसमें क्या होता है, जैसे आपने सोलर के साथ डीजी सेट को इंटीग्रेट कर लिया तो आपकी फ्यूल सेविंग होगी, क्योंकि कुछ अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी आपने सोलर से प्रोड्यूस करना चालू कर दिया, तो आपके जनरेटर पे लोड कम पड़ा, तो आपकी फ्यूल की सेविंग होगी और अल्टीमेटली आपकी इकोनॉमिकली सेविंग ही होने वाली है। सो ये फ़ायदा होता है हाइब्रिड सिस्टम्स का। अब अगला कॉन्सेप्ट है बैटरीलेस इन्वर्टर्स का। तो जो ये बैटरीलेस इन्वर्टर्स मार्केट में आई हैं अभी, इनको बैटरीज की नीड नहीं है, ये डायरेक्टली आपके अप्लायंसेस को सोलर से चला सकते हैं। अगर सफिशिएंट एनर्जी अवेलेबल है सोलर से तो आपका पूरा लोड जो है वो सोलर पे चलेगा। अगर वो सफिशिएंट नहीं है तो आपके पास ऑप्शन है कि आप ग्रिड से बिजली लेकर अपने लोड को चला सकते हैं। तो इसमें बेसिकली कोई नेट मीटरिंग सिस्टम की ज़रूरत नहीं है या कोई बैटरी में पावर स्टोर करके चलाने की ज़रूरत नहीं है। जस्ट बैटरीलेस इन्वर्टर मीन्स ना आपको बैटरी चाहिए, ना इसमें कोई ऑन ग्रिड का सिस्टम, कोई नेट मीटरिंग सिस्टम लगाना है। आप जितनी पावर आपको मिल रही है उससे अपने अप्लायंसेस को चलाइए, जितनी कम पड़ रही है आप ग्रिड से लेकर चला सकते हैं। और जिस समय सोलर अवेलेबल नहीं है आपका पूरा लोड ग्रिड पे स्विच हो सकता है, आप उसे चला सकते हैं। बेस्ट यूज़ कहाँ है? स्कूल्स हैं, कॉलेजेस हैं, जहाँ पर बेसिकली दिन में पावर की ज़रूरत है, रात में कोई यूजेज नहीं है, वहाँ पर बैटरीलेस इन्वर्टर्स जो है वो बेस्ट काम कर सकते हैं।
तो ये एक अच्छा ऑप्शन है। स्कूल्स, कॉलेजेस या दिन के जो ऑफिसेज रन करते हैं या दिन में कोई आपको लोड चलाना है, उसके लिए ये बेस्ट ऑप्शन साबित होता है। सो एज प्रॉमिस्ड, अब आपको मैं बताऊंगी कि कॉमन मिस्टेक्स वो कौन से हैं जो कि पावर प्लांट इंस्टॉल करते समय आपको ज़रूर अवॉइड करनी चाहिए, वरना आपको बहुत सारे लॉसेस और बहुत सारे प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ सकता है। तो किसी भी तरीके का आप सोलर पावर प्लांट इंस्टॉल करें, चाहे वो ऑन ग्रिड हो, चाहे वो ऑफ ग्रिड हो, चाहे वो हाइब्रिड हो, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, कुछ कॉमन मिस्टेक्स हैं जो लोग कर जाते हैं और जिसका ध्यान आपको रखना चाहिए, जो आपको नहीं करना चाहिए। सबसे पहली मिस्टेक, यूजिंग एसी केबल एवरीवेयर। पूरे सिस्टम के लिए हर जगह एसी केबल लगा दिया, तो इससे लॉसेस बहुत होते हैं। अगर डीसी साइड पे एसी केबल लगा दिया आपने तो बहुत सारी पावर का लॉस होता है। तो इसके लिए क्या करते हैं, जो डीसी साइड मींस सोलर मॉड्यूल के आउटपुट से लेकर इन्वर्टर के इनपुट तक आपका डीसी साइड होता है, क्योंकि डीसी जनरेट हो रही है और इन्वर्टर के इनपुट तक डीसी ही ट्रांसमिट हो रही है, तो वहां तक के लिए आपको डीसी केबल्स यूज करने चाहिए। ओके, अवॉइड माइल्ड स्टील स्ट्रक्चर, ऑलवेज गो फॉर जीआई स्ट्रक्चर या मैग्नीशियम एलॉय कोटिंग वाले स्ट्रक्चर जो हैं वो बेस्ट अभी इस समय आ रहे हैं, उनमें ड्यूरेबिलिटी ज़्यादा देखी गई है। तो एटलीस्ट प्री जीआई या जीआई या मैक स्ट्रक्चर आपको लगाना चाहिए, क्योंकि आपको अपने प्लांट को 25 साल चलाना है, 1-2 साल की बात नहीं है। तो आपको मजबूत स्ट्रक्चर्स जो अच्छा स्ट्रेंथ प्रोवाइड करे और ज़्यादा टाइम तक चले, ऐसा स्ट्रक्चर आपको प्लान करना चाहिए अपने सोलर पावर प्लांट के लिए। तो थोड़े बहुत बजट की कमी करने के लिए आप एमएस का स्ट्रक्चर ना लगाएं, जीआई, प्री जीआई या मैक, एमएसी मैग्नीशियम एलॉय कोटिंग वाले स्ट्रक्चर को अपनाएं। तीसरी बात, जो आपका फाउंडेशन का साइज है जिसपे आप अपने लेग्स को फिक्स करते हैं, कम से कम उसकी साइज 1 फीट बाय 1 फीट बाय 1 फीट होनी चाहिए, यानी कि 300 बाय 300 बाय 300 mm का, और M20 ग्रेड ऑफ सीमेंट से बनना चाहिए आपका स्ट्रक्चर। M20 ग्रेड मीन्स 1:3 का रेशियो होता है, ये मीन्स 1 पार्ट सीमेंट, 1.5 पार्ट सैंड एंड 3 पार्ट्स एग्रीगेट। 1:3 का रेशियो जो होता है वो M20 ग्रेड ऑफ सीमेंट कहलाता है। इसको आपको लगाना चाहिए बेटर स्ट्रेंथ प्रोवाइड करने के लिए। आपके मॉड्यूल्स की फेसिंग हमेशा साउथ की तरफ होनी चाहिए, ताकि मैक्सिमम टाइम डायरेक्ट सनलाइट उस पर पड़े, जिससे मैक्सिमम जनरेशन होगा। और आपकी लोकेशन का जो लैटिट्यूड है उसी एंगल पे आपके सोलर मॉड्यूल्स टिल्टेड होने चाहिए, तभी मैक्सिमम जनरेशन थ्रू आउट द ईयर आपको एवरेज में मिलेगा। दूसरा, प्रोटेक्शन डिवाइसेस को बिल्कुल स्किप ना करें। थोड़ा बहुत बजट कम करने के चक्कर में प्रोटेक्शन डिवाइसेस को अगर आपने स्किप किया तो आपका सिस्टम बहुत ही जल्दी काम करना बंद कर सकता है, या आपको बहुत ज़्यादा डैमेज झेलना पड़ सकता है, जैसे कि ACDB, DCDB, अर्थिंग है, लाइटनिंग अरेस्टर है, ये मस्ट है, इसको स्किप ना करें। जब भी आप डिज़ाइनिंग करें अपने सिस्टम की, आप माइक्रो क्लाइमेट का ध्यान रखें। माइक्रो क्लाइमेट मीन्स हर जगह का अपना एक माइक्रो क्लाइमेट होता है। जैसे कि आपने इन्वर्टर की प्लेसिंग डिसाइड कर ली, आपने बैटरी की लोकेशन डिसाइड कर ली अगर छत पे, तो ध्यान दें कि वहाँ से कोई AC की गर्म हवा तो नहीं पड़ रही है, या किसी और तरीके का गर्म हवा का सोर्स या ह्यूमिडिटी या पानी वगैरह तो नहीं उस पर पड़ने वाला है, क्योंकि आप जानते हैं कि बैटरी और इन्वर्टर को हमें डस्ट से और टेम्परेचर से बहुत प्रोटेक्ट करना होता है। हाई टेम्परेचर में नहीं रखा जाता है उसको, क्योंकि उसकी लाइफ कम हो जाती है। तो इन सब चीज़ों का ध्यान रखें और कूल एंड ड्राई प्लेस पे आप अपने इन्वर्टर को और बैटरी को तो ज़रूर प्लेस करें, प्लान करें। ऑफ ग्रिड स्टैंड अलोन सिस्टम पे अगर आपको जाना है तो ध्यान रखिए कि डिज़ाइनिंग प्रॉपर होनी चाहिए, क्योंकि डिफरेंट लोड्स का डिफरेंट नेचर होता है, डिफरेंट लोड्स के डिफरेंट वेराइटीज़ होती हैं, उनका टाइप होता है, उनकी ऑपरेटिंग टेक्नोलॉजीज जो होती हैं वो डिफरेंट होती हैं। इंडक्टिव लोड, रेजिस्टिव लोड, कैपेसिटिव लोड, कई तरीके के जो अप्लायंसेज हैं वो इन 3 कैटेगरीज में डिवाइड होते हैं और उनका अपना ऑपरेटिंग टेक्नोलॉजी होती है। तो उसको ध्यान में रखते हुए प्रॉपर डिज़ाइनिंग करी जाती है, और इस तरीके से अगर आप प्लान करेंगे तो ऑफ ग्रिड सिस्टम में आपको परेशानी नहीं झेलनी पड़ेगी, आपका लोड कभी बैठेगा नहीं, कंटिन्यूसली स्मूथली रन करेगा, और आपकी बैटरी और इन्वर्टर भी
ड्यूरेबल रहेंगी, ज़्यादा टाइम चलेंगी। तो इन सब चीज़ों का हमें ध्यान रखना होता है वाइल डिज़ाइनिंग एंड ऑफ ग्रिड सिस्टम। ऑफ ग्रिड सिस्टम में एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, अगर जैसा कि अभी मैं स्टैंड अलोन की बात कर रही थी, स्टैंड अलोन सिस्टम है यानी कि ग्रिड कनेक्शन नहीं है, तो आप PWM इन्वर्टर कभी भी ऑप्शन में ना रखें, हमेशा MPPT इन्वर्टर को ही अपनाएं, क्योंकि उसकी एफिशिएंसी हमेशा ज़्यादा होगी और वो ज़्यादा पावर देगा। ग्रिड ऑप्शन में एक बार को अगर आपका पावर कम पड़ रहा है तो आप ग्रिड से चार्ज करके ग्रिड से लेके अपने अप्लायंसेस चला सकते हो, बट जहाँ पर सिर्फ सोलर एज अ सोर्स आप यूज़ कर रहे हो वहाँ पर आपको MPPT टेक्नोलॉजी ही ऑप्ट करनी चाहिए। केबल कंड्यूटिंग को अवॉइड ना करें, क्योंकि जैसा कि मैंने बोला कि केबल्स को सोलर मॉड्यूल्स के साथ 25 साल तक चलना है, तो ज़्यादा से ज़्यादा टाइम वो चल सके, इसीलिए केबल को कंड्यूटिंग करना, उसको कवर अप करना बहुत ज़रूरी है। तो ये थी कुछ कॉमन मिस्टेक्स जो कि हमें अपने सोलर पावर प्लांट को चूज़ करते समय या इंस्टॉल करते समय ज़रूर ध्यान में रखनी चाहिए, वरना हमारा सिस्टम वर्क नहीं करेगा एफिशिएंटली। सो आप जितने भी लोग इस वीडियो के इस पॉइंट तक रुके हैं, आई नो कि सोलर की फील्ड की अहमियत को आप समझते हैं एंड आई एम श्योर कि आप इस फील्ड में अपना करियर या बिजनेस भी स्टार्ट करना चाहते हैं, बट इन्फॉर्मेशन की कमी की वजह से आप ऐसा नहीं कर पा रहे हैं। नो वरीज, मैं लेकर आई हूँ आपके लिए एक फ्री 4 आवर्स लाइव वर्कशॉप, जिसमें आप सोलर के बारे में सारी जानकारी ले सकते हैं अबाउट हाउ टू स्टार्ट योर सोलर बिजनेस। सोलर बिजनेस में क्या क्या परेशानियां आती हैं, कैसे आप स्टार्ट कर सकते हैं, कैसे आप काम कर सकते हैं, ये सब जानकारी आपको इस 4 घंटे की वर्कशॉप में मैं बताऊंगी। सो क्लिक ऑन द लिंक बिलो इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड रजिस्टर फॉर द वर्कशॉप। आई विल सी यू लाइव इन द वर्कशॉप। थैंक यू सो मच।